हेलो एवरीवन, मैं काव्या फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी सिटीजनशिप एक्ट के बारे में। तो आज हम उसी सिटीजनशिप एक्ट पर एक मॉडल आंसर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसए के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस पर एक मॉडल आंसर की प्रैक्टिस करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंडिया हैज अमेंडेड इट्स सिटीजनशिप लॉ मैनी टाइम्स। भारत ने अपने सिटीजनशिप का जो लॉ है उसमें बहुत बार अमेंडमेंट किया है, बहुत बार परिवर्तन किया है। सिंस इट्स कमेंसमेंट टू मीट नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव। जब से यह नियम बनाया गया है, भारत ने इसमें कई बार परिवर्तन किया है अपने नेशनल और इंटरनेशनल भारत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए। Discuss the recent development and how far amendment in the Citizenship Act can fulfill the objective. इसमें जो recent development हुए हैं, जो recent amendment हुए हैं, उनको डिस्कस करिए और ये बताइए कि ये Citizenship Act के amendment उसके ऑब्जेक्टिव को किस हद तक पूरा करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें कीवर्ड क्या-क्या है। तो सबसे पहले कहा गया है कि इंडिया हैज अमेंडमेंट इट्स सिटीजनशिप लॉ मैनी टाइम्स सिंस इट्स कमेंसमेंट। जब से सिटीजनशिप लॉ बनाया गया तब से इसमें बहुत बार अमेंडमेंट किया गया। तो सबसे पहले तो जब से लॉ बनाया गया तो हमें पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप लॉ कब बनाया गया और आखिर है क्या। फिर कि इसमें अमेंडमेंट आखिर किए गए तो कब कब किए गए और क्या क्या किए गए, वो हम एक ब्रीफ देंगे। उसके बाद में कह रहा है कि डिस्कस द रीसेंट डेवलपमेंट एंड हाउ फार द अमेंडमेंट इन द सिटीजनशिप एक्ट कैन फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। जो रीसेंट अमेंडमेंट हुए हैं सिटीजनशिप लॉ में वो क्या हुए हैं, ये कीवर्ड है, और वो किस हद तक अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। तो ये थे हमारे कीवर्ड जिनके अराउंड हमारा आंसर जो है वो घूमना चाहिए। अब हम एक फ्रेमवर्क रेडी करते हैं। तो फ्रेमवर्क में 3 पार्ट होते हैं, जैसा मैंने पहले भी बताया है। सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन, फिर आएगी मेन बॉडी और फिर आएगा कंक्लूजन। तो जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे इंडियन सिटीजनशिप एक्ट आखिर है क्या। सबसे पहले आप इसे डिफाइन करिए। फिर उसमें कहा गया था कि इंडिया ने बहुत बार उसमें अमेंडमेंट किए हैं। तो हम बात करेंगे कि अमेंडमेंट आखिर क्या क्या हुए हैं और कब कब हुए हैं। उसके बाद में पूछा गया था कि रीसेंट जो अमेंडमेंट हुआ है वो किस हद तक सही है। तो रीसेंट अमेंडमेंट जो हुआ है उसके प्रोविजन क्या क्या है वो हम बात करेंगे। फिर हम कंक्लूजन में देंगे कि वो जो रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो किस हद तक सही है जो पूछा गया है। उसमें हम बताएंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं और वे फॉरवर्ड आखिर क्या होना चाहिए। क्या जो चैलेंजेस हैं वो सही हैं या गलत हैं जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके अगेंस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। इन इंडिया सिटीजनशिप इज रेगुलेटेड बाय सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहले पार्ट में हम डिफाइन कर रहे हैं कि सिटीजनशिप एक्ट आखिर है क्या। तो भारत में नागरिकता जो है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत रेगुलेट की जाती है। द एक्ट स्पेसिफाइज दैट सिटीजनशिप में बी एक्वायर्ड इन इंडिया थ्रू 5 मेथड। जो सिटीजनशिप एक्ट है वो यह स्पेसिफाई करता है कि जो भारतीय नागरिकता है वो 5 तरीके से भारत में पाई जा सकती है। बाई बर्थ, जन्म के द्वारा; बाई डिसेंट, डिसेंट के द्वारा; रजिस्ट्रेशन के द्वारा; नेचुरलाइजेशन के द्वारा, यानी कि अगर आप बहुत सालों तक भारत में रह रहे हैं तो; या फिर बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ टेरिटरी इनटू इंडिया, अगर हम किसी भी दूसरे देश की टेरिटरी को अपने देश में एक्वायर कर लेते हैं तो उसके द्वारा। तो ये 5 तरीके हमने यहाँ पर बता दिए। अगर आपको डिटेल में ये पढ़ना है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो करवाया है जिसमें कि हमने सिटीजनशिप एक्ट के बारे में डिटेल में बात की थी। वहां पे ये सारे मेथड्स भी हमने डिटेल में बात की है, आप वहां देख सकते हैं। The conferment of a person as a citizen of India is governed by Part 2 of the Constitution of India, Article 5 to 11। जो सिटीजनशिप के हमारे एक्ट हैं वो सारे के सारे 5 से 11 पार्ट 2 में कवर किए गए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन में हमने सफिशिएंट यहाँ पर बता दिया कि सिटीजनशिप एक्ट जो है वो रेगुलेट करता है सिटीजनशिप को। 5 तरीके से हमें सिटीजनशिप मिल सकती है और ये किस किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक कवर होते हैं। तो ये हमारा हो गया एक इंट्रोडक्शन पार्ट। अब उसके बाद जो सेकेंड कीवर्ड था क्वेश्चन का वो ये था कि अमेंडमेंट कब कब हुए हैं इसमें, मतलब अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं। अभी तक बहुत बार अमेंडमेंट किया जा चुका है। भारत ने अपने नेशनल और इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत बार इसमें अमेंडमेंट किए हैं। तो हमें आंसर में ये मेंशन करना होगा कि अमेंडमेंट कब कब हुए हैं। The Citizenship Amendment Act, Citizenship Act 1955 has been amended by Citizenship Amendment Act of 1986.
1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। ये हमने एक लाइन में यहाँ पे बता दिया कब कब हमने यहाँ पे अमेंडमेंट किया है। अब चूंकि आंसर हमारा जो है वो 250 वर्ड का है तो हम इसे डिटेल में तो नहीं बता सकते हैं, ना कि ये डिटेल में बताएंगे कि बाय बर्थ क्या होता है, बाय डिसेंट क्या कैसे प्रोविजंस है। हमें सिर्फ एक ब्रीफ देना है, एक ब्रॉड एरिया कवर करना है ताकि हम सारे के सारे पर्सपेक्टिव अपने 250 वर्ड में लेके आ सकें। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारा कब कब अमेंडमेंट किया गया। The 1986 amendment restricted the citizenship by birth to require at least one parent had to be Indian citizen। 1986 का जो प्रोविजन था उसमें कहा गया था कि कम से कम एक जो पेरेंट है उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो 2003 का अमेंडमेंट है, हमने मेन एक दो बता दिए हैं यहाँ पे। द 2003 का जो अमेंडमेंट है वो फर्दर रेस्ट्रिक्टेड दैट आस्पेक्ट by requiring that a parent could not be illegal migrant। 2003 में ये कहा गया कि एक तो एक पेरेंट आपका इंडियन सिटीजन होना चाहिए और जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। The 2003 amendment also mandated the government of India to construct an NRC। जो 2003 का हमारा अमेंडमेंट था उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन बनाने का भी एक आदेश दिया था। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे कि जो हमारा रीसेंट अमेंडमेंट हुआ है वो क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो अभी हमारा 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, इट अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये इसको अमेंड करता है एंड सीक्स टू मेक फॉरेन इलीगल माइग्रेंट ऑफ हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन, इन 6 कम्युनिटी के लोगों को, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, अगर वो इन 3 कंट्री से आ रहे हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से, इन 3 कंट्री से आ रहे हैं तो दे विल बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप। इसको डिटेल में मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया है, आप वहां पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 अमेंड्स द सिटीजनशिप एक्ट एंड सीक्स टू मेक फॉरेन illegal migrant of Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi, Christian coming from these 3 countries eligible for Indian citizenship। For this illegal migrant, the number of year of residency has been relaxed from 11 years to 5 years। इन 3 कंट्री के इन 6 लोगों के लिए जो हमारा ईयर ऑफ रेजिडेंस था वो भी 11 साल से घटा करके सिर्फ और सिर्फ 5 साल कर दिया गया है। अब बात आएगी, हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करेंगे एक्ट के प्रोविजन हमने बताए हैं जैसे कि, तो हम ये बताएंगे अब यहाँ पर कि चैलेंजेस मेनली क्या आ रहे हैं और ये एक्ट जो है वो क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगा हुआ है, पूरे इंडिया में लागू होगा। However, the amendment in the Act clarifies that the proposed amendment on citizenship will not apply to the tribal areas of Assam, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। इनके जो ट्राइबल एरियाज हैं वहां पर ये एक्ट नहीं लगेगा एज इंक्लूडेड इन द 6th शेड्यूल, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में मेंशन किए गए हैं ये एरियाज। एंड द स्टेट रेगुलेटेड बाय द इनर लाइन परमिट अंडर द बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873। जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट जो हुआ है वो इन 2 जगह पर, इन ट्राइबल एरियाज में और इनर लाइन परमिट वाले स्टेट में यहाँ पर नहीं लगेगा। अब बात करेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि हमें अपना आंसर 250 वर्ड में खत्म करना है तो हमें एक शॉर्ट और क्रिस्प आंसर लिखने की प्रैक्टिस करनी है यहाँ पर। द चैलेंजेस इन द अमेंडमेंट एक्ट आर, क्या क्या चैलेंजेस है, दैट इट वायलेट्स आर्टिकल 14, कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन करता है, as it provides differential treatment to illegal migrant on the basis of, यानी कि ये जो इलीगल माइग्रेंट हैं कुछ एक सर्टेन कम्युनिटी के, उनको किस किस बेसिस पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देता है, देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन, उनके कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे डिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे कैसे, क्योंकि आप सिर्फ 3 ही कंट्री की बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं यहाँ पे अफगानिस्तान की, आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। इसके फेवर में गवर्नमेंट का ये व्यू था कि हम इन 3 कंट्रीज को इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट रहे हैं। तो चलिए मान लिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के केस में कि अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट थे, लेकिन अफगानिस्तान के केस में इट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन के बेस पे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, रिलीजन के बेस पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। सिर्फ 6 कम्युनिटीज जो यहाँ पर बताई गई हैं, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, इनके बेसिस पर ही आप यहाँ पर उनको एंट्री दे रहे हैं, रिलीजन के बेस पे ये किया जा रहा है। डेट ऑफ एंट्री इनटू इंडिया,
2014 का डेट रखा गया है कि 2014 किसके पहले कौन आया है, कौन उसके बाद में आया है, उसके बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा रहा है। एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन इंडिया, और प्लेस ऑफ रेजिडेंस मतलब कि अगर इन 6 शेड्यूल के इन एरियाज में, इन 4 स्टेट के एरियाज में अगर आते हैं, ट्राइबल एरियाज में या फिर इनर लाइन परमिट वाले स्टेट में आते हैं, तो वहां पर इनको परमिट नहीं किया जाएगा, बाकी जगह पे किया जाएगा। तो एक तरह से आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस के बेसिस पर भी उनको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और एक बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यू आया है, वो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं कि जो भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं, लाइक पाकिस्तान है या अफगानिस्तान है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और वहाँ पे हिंदू, सिख, क्रिश्चियन ये सब माइनॉरिटी में है और परसिक्यूटेड है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित कम्युनिटीज हैं, इसलिए हमने उनको यहाँ पर शेल्टर दिया है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं तो श्रीलंका में बहुत से ऐसे हमारे तमिलियन हैं जिनको कि प्रोविजन देना चाहिए था, जिनको इलीगल माइग्रेंट जो ये प्रोविजन यहाँ पे दिया जा रहा है परसिक्यूटेड वाला, वो उनको भी मिलना चाहिए था। साथ ही साथ पाकिस्तान में जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं, उनको भी, वो भी वहां पे बहुत ज्यादा परसिक्यूटेड हैं। म्यांमार भी हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार में रोहिंग्या की जो हालत है वो वर्ल्ड वाइड है, हमें पता कि मोस्ट परसिक्यूटेड कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं रोहिंग्या, उनको भी शेल्टर नहीं दिया गया। तो दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। उसके बाद में जो अगला चैलेंज है वो है इट कॉन्ट्राडिक्स द आसाम अकॉर्ड ऑफ 1985। 1985 में जो आसाम में अकॉर्ड हुआ था, ये उसको भी कॉन्ट्राडिक्ट करता है, विच स्टेट दैट द इलीगल माइग्रेंट irrespective of religion heading from Bangladesh after 25 मार्च 1971 would be deported। आसाम अकॉर्ड ये कहता है कि अगर इलीगल माइग्रेंट, चाहे उनका रिलीजन कुछ भी हो, अगर वो बांग्लादेश से 25 मार्च 1971 के बाद आ रहे हैं तो उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और ये जो हमारा अमेंडमेंट है ये उसको वायलेट करता है। तो ये थे यहाँ पे इसके जो चैलेंजेस थे वो। और ये जैसे मैंने अभी बताया, इंडिया हैज सेवरल अदर रिफ्यूजीज दैट इंक्लूड तमिल फ्रॉम श्रीलंका एंड हिंदू रोहिंग्या फ्रॉम म्यांमार। म्यांमार में रोहिंग्या, श्रीलंका में तमिल, ये ऐसे हैं जो कि इस परसिक्यूटेड हैं बट दे आर नॉट कवर्ड अंडर द एक्ट। तो दीज आर द चैलेंजेस जो कि हमें अपने आंसर में मेंशन करना है। अब बात आती है, ये तो हमने चैलेंजेस बता दिए। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर बता दिया कि हमारा सिटीजनशिप लॉ क्या है, किस से किस आर्टिकल तक कवर होता है, 5 से 11 तक कवर होता है, हमने फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया। सेकेंड पार्ट में हमने बता दिया कि अभी तक क्या क्या अमेंडमेंट्स किए गए हैं, उनको एक ब्रीफ हमने दे दिया था 1986 वाले का, और 2003 वाले के बारे में भी बता दिया था। उसके बाद में हमने बात की कि जो हमारा 2019 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, इसमें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वो हमने बात कर ली। हमने उसके चैलेंजेस के बारे में बात कर ली इस क्वेश्चन में, जो कि हमारा कीवर्ड्स थे वो ऑलमोस्ट कवर हो चुके हैं। अब लास्ट पॉइंट आता है कि वे फॉरवर्ड या फिर इसका जस्टिफिकेशन क्या है जो भी हुआ है। तो उसके लिए हम एक अनबायस्ड सा एक न्यूट्रल आंसर लिखेंगे, न्यूट्रल पैराग्राफ लिखेंगे कि फर्दर इंडिया द सिटीजनशिप प्रोवाइड provisions are derived from the perception of country as a secular republic। जो भारतीय नागरिकता के प्रोविजन है वो एक सेक्युलर रिपब्लिक की तरह देखे जाते हैं। हमारी प्रियम्बल में भी सेक्युलरिज्म वर्ड मेंशन है, तो भारत को एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है। और उस कंडीशन में, उस सेक्युलरिज्म के बीच में अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को फेवर करते हैं या पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे कहा जा रहा है मुस्लिम्स के को आपने एक्सक्लूड किया है, तो वो हमारे सेक्युलरिज्म का जो एक मेन रोल है, जो सोल है कॉन्स्टिट्यूशन का, आप उसका एक तरह से हनन कर रहे हैं यहाँ पर। तो further, India's citizenship provisions are derived from the perception of country as a secular republic, and India adopted a constitution that rejected discrimination on the basis of religion, जो कि religion के basis पर discrimination को पूरी तरह से reject करता है। Hence, India should undertake a balancing act and should not go against the very principle of secularism। इसलिए इंडिया को एक बैलेंसिंग एक्ट फॉलो करना चाहिए और जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट। दो, India has a civilization duty to protect those who are persecuted। हालांकि इंडिया की ये सिविलाइजेशन ड्यूटी है, एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड बनता है कि जो भी परसिक्यूटेड कम्युनिटीज हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज में, उनको हम प्रोटेक्ट करें, उनको भारत प्रोटेक्ट करे इन इट्स नेबरहुड। बट द मेथड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो मेथड्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में ही होने चाहिए। ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन हैं, जैसे कि सेक्युलरिज्म हो गया, आर्टिकल 14 हो गया, उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। फर्दर, द लिंग्विस्टिक
cultural and social identity of people of the region should be preserved। जैसा कि ऊपर जो हमारे ट्राइबल एरियाज हैं या ट्राइबल नहीं भी हैं, अगर आप इलीगल माइग्रेंट को एंट्री देते हैं तो उस एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया जहां पर वो एंट्री कर रहे हैं, वहां की जो लिंग्विस्टिक कल्चर होगा, कल्चरल होगा, सोशल आइडेंटिटी होगी, वो डेंजर में आ जाएंगे। तो ये हमने एक कंक्लूजन दे दिया कि हालांकि भारत को जरूरत है कि वो परसिक्यूटेड लोग जो है वो है उनको प्रोटेक्ट करे, लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट में रहते हुए करें, क्योंकि भारत का जो सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल है अगर वही वायलेट हो जाएगा, राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो जाएगा, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, जो वेरी प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का, वही खतरे में आ जाएगा। तो ये था हमारा एक मॉडल आंसर जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारे एंगल कवर करने की कोशिश की, सारे के सारे कीवर्ड जो थे हमारे उसको ही एक फ्रेमवर्क में डाल करके एक आंसर लिखने की कोशिश की। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच। तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।